हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज़। मेरा नाम है शानू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर एंड जेडएस रिव्यूज़। सो गाइज़, आज हमारे सामने है भाई अप्रीलिया की टुआनो 457 और आज हम करेंगे इसकी एक टेस्ट राइड और बताएंगे इस बाइक के बारे में कि भाई इसका सस्पेंशन कैसा है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है, ट्रैक्शन कैसा है, सीट कंफर्ट है या नहीं है, हैंडलिंग कैसी है और इंजन में वाइब्रेशन है या नहीं है, क्योंकि एक डुअल सिलेंडर इंजन है तो इस चीज़ को चेक करना तो बनता है। बाकी की बातें करेंगे गोप्रो पे। अभी टेस्ट राइड की वीडियो शूट करते हैं इसकी। तो स्टार्टिंग करते हैं गाइस इसके प्राइस से। 4,80,000 रुपये के आसपास इस बाइक का प्राइस है और 4,80,000 रुपये में भाई साहब मिलता है आपको एक डुअल सिलेंडर इंजन, पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है और पावर भी बहुत शानदार मिलती है इस बाइक की। टॉर्क भी बहुत शानदार मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस भी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, सस्पेंशन भी ठीक लग रहे हैं देखने में और भाई टायर की जो ब्रॉडनेस है वो भी सही है, सीट हाइट भी सही है। अभी मैंने इसको चलाया है, टेस्ट राइड किया है, तो भाई वही सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर करूँगा। सो आ जाते हैं भाई बाइक पे। इसकी जो सीट हाइट है 800 mm की है भाई और 48 bhp के आसपास मोटा मोटा इंजन की पावर मान के चलो इसकी आप, और भाई 44 न्यूटन मीटर के आसपास इसका टॉर्क मान के चलो, ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। इग्निशन ऑन करने से पहले आपको की दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी की मिलती है गाइस आपको, ये देख रहे हो अप्रीलिया की, वेव की नहीं है इसके अंदर। और ये रहा इसका लॉक सिस्टम, ये मैंने की लगाई, बहुत सिंपल सी की है, ऐसी लग रही है जैसे बजाज पल्सर की हो, ठीक है। ये मैंने की लगाई, इग्निशन ऑन किया और ये भाई इसका TFT कंसोल ऑन हो गया। इसके अंदर जो है बहुत सारी डिटेल है, ठीक है, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, RPM मीटर, सब कुछ इसका डिजिटल में ही दिया गया है, सारी चीज़ें सब कुछ डिजिटल में है, ठीक है जी। इसका स्पीडोमीटर काम नहीं करेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि बाइक कितनी स्पीड पे चल रही है कितनी नहीं है। अगर कोशिश करूँगा कि GPS स्पीड इसके अंदर ऐड कर दूँ कैमरे में तो उससे आपको स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट गियर में गाड़ी डली हुई है, मैंने इग्निशन लगाया और गाड़ी करती है स्टार्ट। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ जी हो रही है। चलो फर्स्ट इंप्रेशन ये रही हमारी गुरिल्ला। अभी इसका कंपैरिजन वीडियो शूट करेंगे एक और गुरिल्ला के साथ। सो फर्स्ट राइड इंप्रेशन, राइडिंग पोस्चर जो है गाइस थोड़ा सा एग्रेसिव है, मतलब ड्यूक वाला नहीं है। ड्यूक में हल्का सा सीधा बैठता है बंदा, राइडिंग पोस्चर तो थोड़ा सा है एग्रेसिव, लेकिन इतना भी एग्रेसिव नहीं है कि इस पर लॉन्ग राइड ना कर पाओ, ठीक है जी। Z650 आती थी ना कवासाकी की, Z650, वैसा ही इसका राइडिंग पोस्चर है, ठीक है जी। और हैंडल की जो ब्रॉडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। आपको फील पता नहीं हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, लेकिन ब्रॉडनेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड भाई 6 गियर में मैं चल रहा हूँ, स्पीड होगी मेरी 60-65 के आसपास। इंजन वाइबी फील हो रहा है, लेकिन इतना वाइबी नहीं है जितना ड्यूक 390 का आप कह सकते हो। 390 का जो LC4C इंजन आया है ना, उससे कम वाइब्रेशन है। हालांकि भाई ये डुअल सिलेंडर है और वो सिंगल सिलेंडर है, तो डुअल सिलेंडर के हिसाब से तो ये स्मूथ होना ही चाहिए। बट इसका कंपैरिजन अगर मैं करूँ MT-03 से तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। हो सकता है भाई ये वाली जो बाइक है ये अभी तो निकाली है शोरूम से और बाइक मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर भी बाइक नहीं चली होगी यार, इसमें शो नहीं कर रहा, ठीक है, मीटर इसका ऑफ है। तो हो सकता है नई बाइक है, रन इन पीरियड में है, उस वजह से थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रही है, बट इतनी वाइब्रेशन नहीं की भाई जितनी RS 457 के अंदर थी, उसमें काफ़ी वाइब्रेशन थी। इसमें इतनी नहीं है और ना ही इसमें इतनी फील हो रही है मेरे को। और रन इन पीरियड में है तो हो सकता है फर्स्ट सर्विस के बाद भाई वाइब्रेशन थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है जी। गियर शिफ्ट और स्लीपर क्लच चेक करते हैं सबसे पहले। ये डाउन शिफ्टिंग, एक और डाउन शिफ्टिंग, ठीक है। व्हील लॉक नहीं हो रहा, ठीक है भाई। स्लीपर क्लच भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जो गियर शिफ्टिंग है ना गाइज वो थोड़ी सी मेरे को कहीं ना कहीं हार्ड लग रही है। बट हो सकता है वो भी गाइज फर्स्ट सर्विस के बाद स्मूथ हो जाए। अभी तो मुझे हार्ड ही फील हो रही, तो वही जो मैं फील कर रहा हूँ वही आपके सामने सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इंजन की आवाज़ मेरे को अच्छी खासी फील हो रही है, अच्छा खासा लग रहा है कि भाई इंजन जोर लगा रहा है। और छठे गियर में हूँ मैं, 4000 RPM पे हूँ। स्पीड का भाई गुरिल्ला से देख लेते हैं कितनी स्पीड चल रही है। 80 की स्पीड पे 4000 RPM पे भाई 80, गुरिल्ला वाला निकाल रहा है सीन बिल्कुल सेम, ठीक है जी। हालांकि उसका टॉर्क जो है कम है और इसका टॉर्क ज़्यादा है, लेकिन भाई ये जो है 175 kg के आसपास इसका कर्व वेट है। और भाई साहब आपको वेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा इस बाइक के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ आपसे। 175 kg की बाइक है और बड़ी लाइट वेट है और एकदम स्मूथली निकल रही है यार। और हैंडलिंग इतनी शानदार है यार, मैं बस चुम्मा ले लूँ इसका कसम से, बहुत शानदार लग रही है बाइक यार, चलाने में मज़ा आ गया भाई साहब। जो मैंने सोचा था ना, मैंने ना 6 महीने पहले, पता नहीं 7 महीने पहले RS 457 की वीडियो बनाई थी।
भाई साहब उसके अंदर इतनी वाइब्रेशन थी, भर भर के वाइब्रेशन थी, वो बाइक मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। मैंने उसमें बोला भी था, मेरे को बहुत गालियाँ पड़ी, लेकिन भाई जो सच है वही बताया मैंने। बट इसको चलाने के बाद भाई मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये इसमें स्मूथनेस है RS457 के मुकाबले। ये वाइब्रेशन रिड्यूसर इसके अंदर जो दिए हुए ना, इनकी वजह से वाइब्रेशन हैंडल पे कम फील हो रही है, और फुट पैक पे जो है थोड़ा सा बज़ फील हो रहा है, लेकिन इतना नहीं है कि आप मैनेज ना कर पाओ। LC4C इंजन से बहुत बेटर है, लेकिन भाई फिर आप कहोगे कि यार वो सिंगल सिलेंडर है, शानू भाई कंपेयर मत करो उससे। अब ठीक है, अब इसका ना ब्रेक टेस्ट लेते हैं कि ब्रेक टेस्ट इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, क्योंकि 4 पिस्टन कैलिपर्स हैं इसके अंदर आगे भाई साहब, और पीछे जो है 2 पिस्टन कैलिपर्स है। तो 4 पिस्टन कैलिपर्स की ब्रेकिंग बाइट जो होती है ना, वो धांसू होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अभी यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं, पीछे कोई आ तो नहीं रहा, नहीं। ब्रेक में हल्की है बाइक, ब्रेक में हल्की है। ब्रेक भाई उतने इफेक्टिव नहीं है बाइक के जितने होने चाहिए, ब्रेक के मामले में थोड़ी सी हल्की है। 175 kg की बाइक है, तो हो सकता है यार और ब्रेक को बेटर किया जा सकता था 175 kg के हिसाब से। ब्रेक के एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, और अभी जो मैंने इस बाइक के अंदर फील किया है, सीट थोड़ी सी हार्ड है भाई, सीट जो है थोड़ी सी हार्ड है। सस्पेंशन भी भाई साहब बहुत हार्ड है आगे वाला सस्पेंशन भी और पीछे वाला सस्पेंशन भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। और बाकी तो अभी तक जो मैंने भाई एब्जॉर्व किया है वो सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। गड्ढों में निकाल दो बाइक को, भैया ये तो सस्पेंशन ऑफ रोड पे तो भाई ये गांड फाड़ देगा सस्पेंशन बहुत हार्ड है सस्पेंशन, सीट भी हार्ड है, लेकिन ओवरऑल बाइक ठीक लग रही है मेरे को यार। RS457 से तो बहुत बेटर चीज़ है ये चीज़ है इस बाइक में। ये थे भाई इसके प्रोज। अब थोड़ा सा कॉन्स पे आ जाते हैं। देखो गाइस, मेरे को ऐसे कुछ कौन से इसमें लग नहीं रहा कि मैं ही बोल दूं कि भाई इसमें मेरे को ये खामी लगी है। मुझे सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, सीट हार्ड लग रही है, इंजन वाई भी फील हो रहा है डुअल सिलेंडर के हिसाब से वाई भी फील हो रहा है, बट हो सकता है वो सर्विस के बाद ठीक हो जाए। स्लीपर क्लच बहुत शानदार काम कर रहा है, क्लच बहुत लाइट है, बहुत अल्ट्रा लाइट क्लच है, मतलब इतना है कि आप 2 उंगलियों से भी इसको मतलब गियर शिफ्टिंग कर सकते हो, और गियर शिफ्टिंग भी थोड़ी सी मेरे को हार्ड लग रही है। बाकी तो भाई ओवरऑल ठीक है। देखो इस बाइक की अगर भाई मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट पे अगर हम आ जाते हैं ना, तो भाई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है इस बाइक की। 6,000-7,000 रुपये की सर्विस होती है, इतनी जितनी कावासाकी की होती है उतनी ही है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी। और भाई और जो इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बहुत महंगे हैं। और दूसरी बात, इसके जो सर्विस सेंटर हैं अप्रीलिया के, भाई वो लिमिटेड सर्विस सेंटर हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो उस मामले में थोड़ी सी अप्रीलिया पिछड़ती है। हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया में अप्रीलिया के सर्विस सेंटर और ज़्यादा हो जाए और उस हिसाब से सर्विस भी अच्छी हो जाए, लेकिन जो एक्सपेंसिव सर्विस है वो भाई वहीं की वहीं रहेगी। अब मेरा कहना देखो ये है, अगर आपके पास RS457 है और आपको 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च करने ही है सर्विस में, तो आप सुपर रिलायबल कावासाकी पे जा सकते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि उसकी भी सर्विस कॉस्ट बहुत सस्ती है, सर्विस कॉस्ट उसकी भी बहुत महंगी है। ठीक है जी, तो वो चीज़ आप देख लेना। अगर आप सर्विस कॉस्ट में 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो तो आप ये बाइक ले लो, और अगर नहीं कर सकते तो एक बाइक और आती है भाई, उसका नाम है यामाहा MT-03। अगर आपको मतलब पीस ऑफ माइंड वाली बात बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो खुल के बात करता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं पड़ा, मैं कोई पैसे वैसे के लिए यूट्यूब पे काम नहीं कर रहा, ना ही मैं पेड प्रमोशन कर रहा। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए और कम सर्विस कॉस्ट चाहिए, ठीक है, सर्विस कॉस्ट कम चाहिए, स्पेयर पार्ट्स की जो कॉस्टिंग है वो भी कम चाहिए, तो आप जा सकते हो MT-03 पे या फिर ड्यूक 390 पे। ठीक है, उन बाइकों पे आप शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसके छोटे से पार्ट्स की बात करूँ, इसका नाम है क्विक शिफ्टर, उसकी कॉस्टिंग है गाइस 20,000 रुपये है। Z900 का जो क्विक शिफ्टर है वो भाई 12-13 हज़ार रुपये का आ जाता है। MT-03 का जो क्विक शिफ्टर है गाइस वो आ जाता है मेरे हिसाब से 6-6.5 हज़ार रुपये का। ठीक है, और इसका 20,000 रुपये का क्विक शिफ्टर है, बायो डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर अगर आप लेते हो। KTM का भी कम है बट इसका बहुत महंगा है, तो वो चीज़ आप देख लेना। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आप MT-03 पे जा सकते हो, ड्यूक पे जा सकते हो, 390 पे। और आपको अगर मतलब आपके पास खुल के बताऊँ पैसा ज़्यादा है तो आप टुआनो ले सकते हो, सर्विस कॉस्ट इसकी महंगी है, स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हैं, लेकिन भाई ये बाइक आपको ना एक ऐसा फ़न देगी कि आप ज़िंदगी भर तक नहीं भूल पाओगे। ठीक है, बहुत शानदार बाइक है। हल्का सा थ्रॉटल ये देखो खींचा मैंने, स्पोर्ट्स मोड पे चल रहा हूँ, ये मैंने खींची, अभी मेरे ख्याल से 90 के आसपास होऊंगा मैं। वाइब्रेशन तो है लेकिन भाई फ़न पूरा है बाइक के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना।
बाकी भाई कंपोनेंट की क्वालिटी भी मेरे को पहले से थोड़ी सी बेटर ही लग रही है, हैंडल की क्वालिटी अच्छी है, और भाई इस बार वायर की क्वालिटी भी सही सी लग रही है यार। ये वाले वायर चेंज करा है अप्रीलिया ने, ये वाला वायर चेंज किया है। और भाई ये जो आप देख रहे हो वायरिंग की क्वालिटी, ये भी पहले से बेटर लग रही है। प्लास्टिक की क्वालिटी तो खैर बेटर है ही। ब्रेक लीवर और क्लच लीवर की जो क्वालिटी है वो सो है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है। थ्रॉटल ट्यूब की क्वालिटी और हैंडल ग्रिप की क्वालिटी जो है वो भी सो है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, ठीक है। बाकी भाई हेडलाइट का फोकस कैसा है वो रात में चलाने के बाद पता लगेगा इस बाइक के। एक बार मैं नज़र मार लेता हूँ। सस्पेंशन ट्रैवल भी मुझे कम लग रहा है इसका। सस्पेंशन ट्रैवल भी मेरे ख्याल से 120 या 130 के आसपास लग रहा है, और रियर वाला जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी काफ़ी कम लग रहा है। सस्पेंशन ट्रैवल कम है, मतलब वही है नेकेड बाइक के हिसाब से ठीक है, क्योंकि नेकेड स्ट्रीट फाइटर है, तो इसके हिसाब से भाई मेरे ख्याल से 120 mm के आसपास इसका सस्पेंशन ट्रैवल होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बाकी जो फ्रेम है, फ्रेम वही है, ट्विन स्पार वाला फ्रेम दे रखा है जो अप्रीलिया के अंदर आता है, मतलब 457 के अंदर आता है। बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही है। देखने में तो बढ़िया लग रही है बाइक, मुझे तो पसंद आ गई। थोड़ी सी वाइब्रेशन है, मैनेज हो जाएगा, बट एक चीज़ का डर है यार, वही मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट। यही कि आने वाले टाइम में कितनी इसकी सर्विस होगी कितनी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों को पता लग ही जाएगा यार। लेकिन अगर पैसा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पैसा नहीं है तो भाई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब देखो मैं एक मिड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं 50 लाख रुपये महीना कमाता हूँ, ठीक है, ठीक ठाक कमाता हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है, मैं इसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ, इसकी सर्विस भी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको कल ही ले सकता हूँ। लेकिन भाई बात वो नहीं है, मेरी बात यह है कि आप लोग इसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक मिडिल फैमिली वाला इसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है वो इसको अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है, क्योंकि यार स्टूडेंट तो डिपेंड है अपने माँ बाप पे। वो सारी चीज़ें एक मिडिल क्लास वाला, हाई क्लास वाला तो भाई 2 मिनट में खरीद के ले आएगा। मिडिल क्लास और लोअर क्लास वो सारी चीज़ें देखता है ना, जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। सर्विस कॉस्ट हो गई, स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट हो गई, तो उस चीज़ में भाई यामाहा MT-03 पीस ऑफ माइंड है, KTM भी पीस ऑफ माइंड है, बस यही चीज़ें है। बाकी मेरे को इसके अंदर कोई भी कॉन्स नहीं लगा, प्रोज ही प्रोज है। मेरे को तो मज़ा आ रहा है भाई इस बाइक को चलाने में। ऐसा नहीं कि भाई पावर ज़्यादा तो मज़ा आ रहा है मेरे को, ऐसा नहीं है। मैं पावर पे कभी भी नहीं खेलता भाई साहब, मैं पावर पे कभी भी नहीं खेलता। मैं खेलता हूँ हैंडलिंग पे, ब्रेकिंग सिस्टम पे, सीट कंफर्ट पे, राइडिंग पोस्चर पे, ठीक है, ट्रैक्शन पे, टायरों का ट्रैक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ों को खेलता। मैं पावर पे कभी नहीं गया कि भाई इसके अंदर 48-50 bhp तो ये कूद के भाग रही है तो बहुत बढ़िया बाइक होगी ना। MT-03 के अंदर इससे कम पावर है और इससे बढ़िया चलती है वो, मतलब डुअल सेंटर के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूँ यार, ठीक है। कभी आप लेके बैठ जाओगे यार MT-03 को फिर बीच में ले आया तो लाना पड़ता भैया, वो उसके सेगमेंट की बाइक है, ये 450 को 300 cc है, ठीक है, अब तो प्राइस भी डाउन हो गया उसका, तो लाना पड़ता है, बनता है भाई वो सब चीज़ें बोलना। थोड़ा सा ट्रैफिक में भी चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक में भी भाई बहुत निम्बल है बाइक, कहीं को भी निकल जाती है, और लो एंड टॉर्क भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इंजन में जहर कर रहा है या गड़गड़ गड़गड़ इंजन कर रहा है इस तरीके से, वो सारी चीज़ें नहीं है इसके अंदर। और ट्रैफिक में भी बढ़िया से मैनेज हो जाएगी। बस राइडिंग पोस्चर मेरे को थोड़ा सा R3 से थोड़ा सा राइड लग रहा है, R3 में थोड़ा और ज़्यादा लीन था, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो चलो मैनेज हो जाएंगी इसमें। अगर मैं परचेज़ करूँगा तो हैंडल राइजर लगवा के इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इतना तो मैनेज हो जाएगा। और मेरी भाई एज भी तो भाई 42 साल की उम्र हो गई, तो कहाँ मेरे से झुक के चलाई जा रही हैं बाइकें। पेट निकला पड़ा है, धोंद निकली पड़ी है और मैं झुक के बाइक चला रहा हूँ। ये तो भाई जो लड़के लफाड़े होते हैं 20 से 25 साल के या 25-30 साल के, वो इस बाइक को चलाओ तो पूरा फन देगी। बस मैं यही कहना चाहता था कि कहने का मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो यार ये सारी बाइक आप ले सकते हो। MT-03 RS457 ये टुआनो। एक बार आपको ना थ्रॉटल की साउंड भी सुना देता हूँ, ठीक है। तो थ्रॉटल की साउंड भी काफ़ी अच्छी खासी है, ये लो। अंडरबेली एग्जॉस्ट है इसका। पिछले 15 मिनट से ट्रैफिक के अंदर खड़ा हुआ हूँ गाइस, ट्रैफिक की भी आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। देखो हीट तो है, मतलब बाइक के अंदर हीटिंग लेवल तो है अच्छा खासा, 38 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और अच्छी खासी जो हीट है वो मेरी थाई पे मुझे फील हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मतलब हीट लेवल है। एक तो गर्मी है यार, ऊपर से बाइक में से गर्मी निकल रही है, तो हीट तो है। बट ये कि अगर आप कंटिन्यूसली चल रहे हो, ऐसे हैवी जाम में नहीं फंस रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को 15 से 20 मिनट हो गए जाम में फंसे पसीने पसीने हो चुका हूँ मैं, बट अच्छा है, हीटिंग लेवल पता लग गया ना बाइक का कि हीटिंग लेवल कितना है। तो ये है कि हीट तो है बट मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं बाइक का। प्रोज में पावर अच्छी है, ठीक है, और हैंडलिंग बढ़िया है, ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है, एक्सेलरेशन भी ठीक है। कॉन्स में इसका थोड़ा सा सीट हार्ड है, सस्पेंशन हार्ड है, और भाई थोड़ा सा
बस राइडिंग पोस्चर का थोड़ा सा मसला है मेरे लिए, आपके लिए नहीं। बाकी भाई और कोई खामी मुझे लगी नहीं बाइक में, बाइक बढ़िया है। 175 kg के हिसाब से इसका वेट है, कोई दिक्कत वाली बात मेरे को लगी नहीं है, बाइक बढ़िया है। ठीक है जी, ले सकते हो आप। रेटिंग की बात करूँ तो भाई इस बाइक को मैं 4 स्टार की रेटिंग देना पसंद करूँगा आउट ऑफ 5। पसंद आई है मुझे बाइक, बढ़िया लगी है बाइक। बाइक जो है राइड बाय वायर है और थ्रॉटल ट्विस्ट भी भाई बहुत कम है इसका, ये देखो बस इतना ही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, बढ़िया लगी है यार ओवरऑल बाइक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले सकता है। तो बस यार गाइस यही थी इस बाइक के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ना पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।